जिसका नाम है कोलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमारी जो आज की टॉपिक पहली है, दो तीन टॉपिक करेंगे, तो पहली टॉपिक है कोलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी। हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज कोलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी। कोलियन मॉलिक्यूलर थियरी, ठीक है बेटा। अब ये थ्योरी कहती है, इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। केमिकल रिएक्शन तब होता है जब क्या होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाट थ्योरी, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट, ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि केमिकल रिएक्शन की जो शुरुआत होती है वो रिएक्टेंट के बांड टूटने से होती है, ठीक है। तो पहले रिएक्टेंट के बांड जो हैं वो टूटने चाहिए, तो जब तक वो टूटेंगे नहीं तो प्रोडक्ट बनेगी नहीं। सजेस्ट दैट a chemical reaction begins with breakage of chemical bonds in reactants। कि केमिकल रिएक्शन की जो शुरुआत होती है वो बांड टूटने से होती है। मिसाल के तौर पे भाई ए रिएक्टेंट है प्लस बी रिएक्टेंट है और ए बी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये ए का बांड ब्रेक करना है और बी का बांड क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। अब जब तक ये बांड ब्रेक नहीं होते, ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट के जब तक बांड ब्रेक नहीं होते तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जब तक ये ब्रेक नहीं होते, ये बात समझ रहे हैं कि जब तक रिएक्टेंट के बांड ब्रेक नहीं होंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो ब्रेक कब होंगे? अब ये थ्योरी कहती है कि ये बांड तब ब्रेक होंगे जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ठीक है। जब तक टकराएंगे नहीं, बांड ब्रेक नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस थ्योरी, it means a chemical reaction occurs only with breakage of bonds in reactants। और वो बांड टूटेंगे कब? रिएक्टेंट्स, ठीक है। एंड केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स ओनली व्हेन reactant molecules collide, when reactant molecules collide with each other। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो शुरुआत होती है वो बांड टूटने से होती है, और बांड टूटेगा तब, केमिकल रिएक्शन होगा तब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएंगे। जब तक टकराएंगे नहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगी। आगे चल के कहती है ये थ्योरी कि ये भी जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम टकराएं और प्रोडक्ट बन जाएं। प्रोडक्ट बनने के लिए कोलियंस का इफेक्टिव होना जरूरी होता है, ठीक है। तो आगे क्या कहती है थ्योरी, it is not necessary that every collision leads to product। कि भाई ये सच है कि मॉलिक्यूल टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगी, जब मॉलिक्यूल टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगी। पर यह भी सच है कि एवरी टाइम मॉलिक्यूल टकराए और प्रोडक्ट बन जाए। ये भी सच है कि हर कोलियन प्रोडक्ट नहीं बनाती।
सिर्फ चंद कूलियंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनको कहते हैं इफेक्टिव कूलियंस। उनको क्या कहते हैं, इफेक्टिव कूलियंस। ठीक है। टू फॉर्म प्रोडक्ट colliding molecules must have some additional energy equal to threshold energy। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको ईटी, यानी रिएक्शन तब होगा जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, पर सिर्फ वही टकराव जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वही कूलियन इफेक्टिव होगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो है उसकी, ठीक है, उसके पास क्या हो, एनर्जी जो है इस एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा हो तो प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है। Such collisions in which colliding molecules have energy equal to or larger than threshold energy and have proper orientation are considered as effective coolians, are considered as effective coolians। These coolians cause reaction to happen। These effective coolians फॉर्म प्रोडक्ट, ऐसे कह लेते हैं फॉर्म प्रोडक्ट। ये सिर्फ वही कूलियंस जिसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, उनकी एवरेज एनर्जी से, ज्यादातर मॉलिक्यूल को एवरेज एनर्जी होती है, अगर उससे एक्स्ट्रा एनर्जी होगी और प्रॉपरली एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्ट बन सकती है और इफेक्टिव कूलियंस उनको कंसीडर करेंगे। अगर उस एनर्जी से नीचे एनर्जी है, मॉलिक्यूल 1000 बार टकराते रहें, वो प्रोडक्ट नहीं बनाए। ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं बने। ठीक है, तो इसको एनर्जी डायग्राम पे देख शो करते हैं। ये देखें एक रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके दो ग्राफ बनाते हैं। यहां x जो है वो y में कन्वर्ट हो रहा है, यहां a जो है वो b में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। ठीक है, अब इनकी जो एनर्जी है रिएक्टेंट की यानी x की, ये है। ठीक है, इतनी एनर्जी है और यहां पे बनता है आपका y। ठीक है, यानी दिस इज द पॉइंट, ये जो रेड पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी ज्यादातर जो एक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, अब ये जो स्टेज है वो ये वाली, अब ये जो स्टेज है एनर्जी की, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी
उसे हम कहेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। ये है एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने के लिए उधर बता रहा हूं अभी वही, ठीक है। मॉलिक्यूल टकराएंगे, प्रोडक्ट बनेगी। अब टकराने वाले मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, अब ये मॉलिक्यूल टकराने आ रहे हैं, ठीक है। इफ देयर एनर्जी इज लेस देन थ्रीशोल्ड एनर्जी, तो नो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, कूलियंस इनफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो जो टकराने वाले मॉलिक्यूल है, मान लें कि यहाँ पे 0 एनर्जी है, 5 एनर्जी है, 10 एनर्जी है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 32 है, 40 है, ठीक है। तो दिस 32 एनर्जी, दिस पॉइंट, ये जो एनर्जी बेरर है, इसको हम कहेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। यानी जब तक रिएक्ट जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, जब तक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी इतनी नहीं होगी थ्रीशोल्ड एनर्जी के बराबर, तब तक कूलियंस इनइफेक्टिव रहेंगे। तो यानी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कूलियंस होने के लिए मॉलिक्यूल टकराने आए और उनकी जो एनर्जी है इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रीशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट दो बातें हैं, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। कब बन सकती है, जब ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी, मॉलिक्यूल बिल्कुल आमने सामने टकराए, आमने सामने टकराएं, आमने सामने टकराएं। अगर उनकी साइड्स टकराती हैं तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, फिर भी कूलियंस इनइफेक्टिव होंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक हो गई एवरेज एनर्जी, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास में वो होती है। दूसरी हो गई थ्रीशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब थ्रीशोल्ड यानी एक मिनिमम, या आप कहें कि एक मिनिमम हाईएस्ट एनर्जी है, जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो कूलियंट्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो एवरेज, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है, तो ये जो एवरेज और थ्रीशोल्ड का डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को जो डिफरेंस चाहिए उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और कितना डिफरेंस चाहिए, जितनी मॉलिक्यूल की अपनी एवरेज एनर्जी है उससे एक्स्ट्रा थ्रीशोल्ड तक जितना तक पहुंचे, तो वो जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करेगी कि रिएक्शन स्लो होगा या रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन स्लो होगा या रिएक्शन फास्ट होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करेगी। वकार, 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 यार ये बंद थी है इसके लिए से। हाँ तो भाई आवाज आ रहा है, जरा ये स्क्रीन ऑफ हो गई है तो आपको ग्रुप में मैसेज करें, आवाज आ रहा है, मैं दिख रहा हूं, कैन यू सी मी गाइस। उजैर ग्रुप में मैसेज करें इधर अपने व्हाट्सएप पे, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा, या मैं दिख रहा हूं, क्लास चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि स्क्रीन ऑफ हो गई है। ओके ओके ओके, ठीक है, आ रहा है कैमरा भी सही, ओके ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। माफिया गाड़ी कपड़ों नहीं बैठा, टिश्यू कर दिया बच्चा, हाँ न चाबी खुली, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये जो डिफरेंस है, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो येलो कलर वाला एरिया है, यहां पे मॉलिक्यूल जितनी मर्तबा कोलाइड करते रहें प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनने की शुरुआत यहां से होगी,
यानी दिस इज द मिनिमम एनर्जी जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलियंस इफेक्टिव होंगे और वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी जो है उसको थ्रेशोल्ड कहेंगे, ठीक है। और एवरेज, ज्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज के बराबर होती है, तो एवरेज और थ्रेशोल्ड का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये और रिएक्शन है भाई, यहां से स्टार्ट हुआ ए, यहां के आके बी बन गया, ये ए था, ठीक है। तो ए की जो एवरेज एनर्जी है देखें ये है, दिस इज द एवरेज एनर्जी एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब डिफरेंस देखें बहुत ही थोड़ा है, तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है बेटा। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखें हाई है, ग्राफ हमें बता रहा है, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई है, ठीक है। इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो है। अब देखें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, इस स्टेज पे आना होगा, यहां से इस स्टेज पे आना होगा, ठीक है। तो इसको देखें थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना है, ठीक है। इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना था, ज्यादा एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक पहाड़ होता है जिस पर जब रिएक्टेंट चढ़ता है तभी प्रोडक्ट बनती है। तो जाहिर है अगर पहाड़ छोटा है तो रिएक्टेंट जल्दी ऊपर चढ़ जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगा, और पहाड़ अगर बड़ा है तो रिएक्शन देर से होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो होगा। ये बात समझ रहे हैं बेटा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर ज्यादा होगी तो स्लो होगा। ये बात समझ रहे हैं, ओके। अब आते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है जो आप पूछ रहे थे। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, डेफिनेशन की बात करें, द मिनिमम, कम से कम हाईएस्ट एनर्जी एट विच कोलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स becomes effective or ineffective, क्या होंगे, becomes effective is called थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। यानी वो एनर्जी की मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट जहां पे कोलियंस इफेक्टिव होंगे उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो अगर मैं इधर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगी, मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट ये वाली, तो इस वक्त जो एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड होगी, ठीक है। तो ओरिजिनल एनर्जी क्या होती है रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो वो होती है एवरेज एनर्जी। वो क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है, ठीक है। और जो वो पॉइंट जहां पे क्या होगा कि आपकी जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स के पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो वहां पे कोलियंस इफेक्टिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो कब सकते हैं, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी है कि एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए, रिएक्टेंट के पास कितनी है और कितनी एक्स्ट्रा चाहिए। इतनी रिएक्टेंट के पास, ज्यादातर रिएक्टेंट के पास एनर्जी है तो ये एक्स्ट्रा चाहिए थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए। यानी रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी और थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए डिफरेंस कितना चाहिए, एडिशन में कितनी चाहिए, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, the extra energy required by a molecule, by a reactant molecule कर लेते हैं, by a reactant molecule किस लिए, अब दो तीन बातें हैं,
टू मेक कूलियंस इफेक्टिव, कूलियंस को इफेक्टिव बनाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, अब ये रिएक्टेंट की है, कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, तो जितनी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो कूलियंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक रिएक्शन फिजिबल, रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम एनर्जी होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, यानी ये मिनिमम हाईएस्ट एनर्जी है ना, इससे जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना तेज होगा, उतना रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। तो टू मेक कूलियंस इफेक्टिव, टू मेक रिएक्शन फिजिबल, ठीक है। और मैथमेटिकली क्या होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू होता है एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे देखें, एवरेज में एक्टिवेशन डालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डालते हैं, तो क्या बनता है, थ्रेशोल्ड। तो मुझे बताया मैथमेटिकली फिर एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होगा किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड से एवरेज माइनस करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो ग्राफ क्या बता रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स have to reach this energy hill which is called activation energy, ठीक है। अब lower the activation energy, higher the activation energy, क्या होगा, अगर लो है तो स्लो होगा कि फास्ट होगा, अगर लो है तो क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा, अगर लोअर है तो क्या होगा, अगर लोअर है एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या होगा, फास्ट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। अगर ज्यादा है तो स्लो विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात, इनइफेक्टिव कूलियंस कब होंगे, कब होंगे, दो कंडीशंस। इनइफेक्टिव कूलियंस कब होंगे, नंबर वन, व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जब जो टकराने वाले मॉलिक्यूल हैं अगर उनके पास जो एनर्जी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा, कूलियंस इनइफेक्टिव होंगे। दूसरी बात, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और लार्जर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इफेक्टिव कूलियंट बनाने के लिए वो है, बट इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, बट इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर इस तरह से टकराते हैं, जरा देखें, बिल्कुल आमने सामने, ठीक है, तो इफेक्टिव होंगे। कंडीशन क्या है कि इनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से टकराते हैं आमने सामने फिर भी रिएक्शन हो जाएगा, पर अगर इस तरह से टकराते हैं, ये देखें, तो थोड़ी साइड्स टकरा रही हैं, तो कूलियंस इनइफेक्टिव होगी, ठीक है, ये इफेक्टिव होगी। तो दो बातों पे कूलियंस इनइफेक्टिव होंगे। एक तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, जितनी भी कम हो, ठीक है, जितनी भी कम हो, एक पॉइंट भी कम हो तो कूलियंस इनइफेक्टिव होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या, रिएक्टेंट के पास एनर्जी तो है, एनर्जी है, ठीक है,
कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, उससे भी ज्यादा है, पर ओरिएंटेशन जो है वो इम्प्रॉपर है। ओरिएंटेशन क्या है? इम्प्रॉपर है। तो भी क्या होगा? कूलियंस इनइफेक्टिव होंगे। यानी तो फिर इफेक्टिव कूलियंस कब होंगे? जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कब होंगे? इसकी भी दो कंडीशन है। पहली, एनर्जी इक्वल टू और लार्जर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जो एवरेज एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, के जो मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल आमने सामने टकराएं, आमने सामने टकराएं, आमने सामने टकराएं, साइड टकराएंगे, इस तरह से देखें, थोड़ा सा साइड टकरा रही है तो फिर बांड नहीं टूटेंगे। अब ये जो हम इफेक्टिव कूलिंग की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए फिर जो है प्रोडक्ट बनेगी, ये इसका फिनोमेना क्या है? व्हाई दिस हैपेंस, कि अगर हम वाई एक क्वेश्चन लगाते हैं कि रिएक्शन only occurs when molecules have energy equal to or larger than threshold energy। ऐसा ही क्यों होता है कि सिर्फ इस एनर्जी, कम से कम ये एनर्जी हो तो कूलेंस इफेक्टिव होंगे वरना नहीं होंगे? ऐसा क्यों होता है? इसको थोड़ा मैं आपको ठीक है, इसको जरा सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जाहिर है मॉलिक्यूल के बाहर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है, दे कोलाइड विथ एनर्जी लोअर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या होगा? ठीक है, तो ज्यादा जो आपकी ये आहिस्ता आहिस्ता जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूर चले जाएंगे, ये दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि दे कोलाइड, टकराएंगे, दे कोलाइड बट रिपल्शन मेक देम अपार्ट अगेन, एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, अपार्ट अगेन, ठीक है। अब यानी जब तक आपके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है वो टकराने जरूर आएंगे, टकराएंगे भी सही, ठीक है, पर उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उनको रिपेल करेंगे, वापस चले जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है, ठीक है, नाउ colliding molecules have energy, now colliding molecules have energy equal to or larger than threshold energy। अब क्या होगा कि सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट होगी किसमें? वाइब्रेशनल एनर्जी। कि अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाई एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी का मतलब है हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब तेजी से टकराएंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल में कन्वर्ट होगी और बांड लर्जना शुरू हो जाएंगे। अब जब तक काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल में कन्वर्ट नहीं होती तो बांड जब तक वाइब्रेट नहीं करेंगे तो टूटेंगे नहीं। तो बांड टूटने के लिए, हर रिएक्टेंट के बांड टूटने के लिए मिनिमम एक लिमिट होती है एनर्जी की, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और थ्रेशोल्ड और एनर्जी के डिफरेंस को हम एक्टिवेशन कहते हैं। तो हर रिएक्टेंट को एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, किसको नहीं भी चाहिए होती, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी होती है, यानी वो खुद ब खुद रिएक्ट करता है, ठीक है। पर जो रिएक्शंस जिनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो कितनी देंगे वो डिपेंड करता है कि उसके कूलेंट्स इफेक्टिव कब होंगे। और इफेक्टिव होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, कि जब मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और उनकी एनर्जी टकराते वक्त
थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल में कन्वर्ट होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी से बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब तक वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है, तब तक आपका जो रिएक्शन है वो होगा नहीं। कि रिएक्शन की शुरुआत जो है बॉन्ड टूटने से होती है, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी से जो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। कमेंट करें जरा कि आपको ये बात समझ आ गई कि सम काइनेटिक एनर्जी, अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है तो वो टकराएंगे और क्या होगा कि कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाइब्रेशनल में, और जो रिएक्टेंट का बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रखो, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। हैव यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? ठीक है, दिस इज, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई बेटा? क्लियर, अच्छे से समझ आ गई? बिल्कुल, मैंने स्लो स्लो और हर स्टेप को जो है ना वो क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। अरे नहीं रोटी हो, चलें, एक और बात इसमें रह गई, वो क्या, अब ये जो, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट लगाता हूं, आप मुझे बताओगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कहां है, थ्रेशोल्ड कहां है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, ए बना रहा है बी, ए बना रहा है बी। ठीक है, अब देखें, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहां पे बी बना, ये बी की एवरेज एनर्जी है, ये ए की। ठीक है, तो पॉइंट ए है, या चलें इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, आर है। ठीक है, मुझे बताएं एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है और आर क्या है, जल्दी जल्दी बताएं थोड़ा। एक्स क्या है? एक्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्स इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, किसकी, रिएक्टेंट की। वाई क्या है? वाई इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये किसकी थी, ऑफ रिएक्टेंट। देखें जरा, तो भाई रिएक्टेंट की एनर्जी कहां फॉल करी है, वो इस डायरेक्शन में, तो ये जो वाई होगा ये किसकी एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की होगी। ठीक है, तो जेड क्या है, जेड इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड और एवरेज का जो डिफरेंस है आर, आर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, ये बातें समझ आ गई, क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब एक आखिरी चीज, ठीक है, यहां पर जो ये जो स्टेज है, ठीक है, ये वाली स्टेज जहां पे जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और उनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, इस स्टेज को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आर इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, यानी इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये बात समझ आ रही है बेटा? या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कोलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो भी था इसमें हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। बस एक बात और है जो आपको आनी चाहिए, आप इस एनर्जी प्रोफाइल से, रिएक्शन प्रोफाइल से ये प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बस ये आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो ये आपको कैसे आएगा उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, मैं 4 ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, आप मुझे स्लो, फास्ट, एंडो, एक्सो बताओगे। ठीक है, तो भाई मेरे पास एक रिएक्शन है, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होके यहां प्रोडक्ट बनी भाई ए बी। ठीक है, फिर दूसरा रिएक्शन है,
यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहां प्रोडक्ट बने, ये ए और ये बी। फिर एक और ग्राफ है, ठीक है, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहां प्रोडक्ट बनी, ए और ये बी, आखिरी रिएक्शन। सी डी। अब देखना क्या है, ठीक है, सिंपल इन रिएक्शन में पहले इतना बताएं कि एंडो कौन है और एक्सो कौन है, एंडो कौन है और एक्सो कौन है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो एंडो होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो एंडो होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो एक्सो होगा। सिंपल बताएं, अब कौन एंडो कौन एक्सो। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ये, प्रोडक्ट की एनर्जी ये, प्रोडक्ट की कम है तो एंडो होगा, एक्सो होगा, ये हो गया एक्सो। रिएक्टेंट की इतनी, प्रोडक्ट की ज्यादा, तो ये क्या हो गया, एंडो। रिएक्टेंट नीचे, एनर्जी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये भी हो गया एंडो, ठीक है। रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे, तो ये क्या हो गया, एक्सो। ये आपको समझ आ गई पॉइंट बेटा, ये समझ आ गई कि एंडो कौन होगा, एक्सो कौन होगा। हैव यू गॉट द पॉइंट कि एंडो कौन होगा, एक्सो कौन होगा। ओके, ठीक है भाई। प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ऊपर है, ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी यहां से इंक्रीज हो रही है, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ठीक है। अगर रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो एक्सो होगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है, तो एंडो होगा। बस सिंपल सी बात। तो अब समझ आ गया, हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस। अब समझ आ गया, चौन क्लियर। अच्छा, अब स्लो और फास्ट का कहां से पता चलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी से। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम वो फास्ट होगा, जिसकी ज्यादा वो स्लो होगा, ठीक है। तो ये देखें, एक्टिवेशन एनर्जी कहां से भाई, यहां से लेके ये जो डिफरेंस है, तो इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहां पे देखें, ये एवरेज, ये थ्रेशोल्ड, इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां पे देखें थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां पे देखें थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो बताएं, तीन रिएक्शन स्लो एक फास्ट है, तीन रिएक्शन स्लो एक फास्ट है, या एक स्लो तीन फास्ट है, एक स्लो तीन फास्ट है, क्या सही है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, स्लो है कि फास्ट है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फर्स्ट फास्ट है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो है, फास्ट और एक्सो, ठीक है, स्लो एंड एक्सो, ठीक है। फिर क्या है, यानी सेकंड को छोड़ के बाकी सारे फास्ट हैं क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखें क्या है, ज्यादा है, तो एंडो और स्लो होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, एंडो एंड स्लो, एंडो एंड फास्ट। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगी। रिएक्टेंट सी को डी में कन्वर्ट होने के लिए, अब देखें ये जो डी की एनर्जी है, यहां से नहीं, हमने देखना है कि रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे, ट्रांजिशन स्टेट पे कितनी एनर्जी है, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या है, एक्सो और फास्ट है, ठीक है, और ये कहता एक्सो और स्लो होगा। होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो मुझे बताएं। तो आखिर में मैं आपकी क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।